नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ से। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा करते हुए उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के शुरुआती 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से मिल रही जीत का दावा ठोक दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छठे चरण में वो 300 से अधिक सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने पिपराइच इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने इस जनसभा में कहा कि जनता ने घोर परिवारवादियों को ठुकरा दिया है और गोरखपुर के हर बूथ पर कमल खिलना तय है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर पूर्व में किए गए परस्पर चुनाव गठबंधन को लेकर परोक्ष रूप से हमला करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के उन नेताओं का भरोसा करना मुश्किल है जो हर चुनाव में अपने मित्र बदलते रहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार की भावनाएं समाज से, हर वर्ग से जुड़ी हैं, लेकिन सपा का पूरा समर्थन आतंकवादियों के प्रति है। उन्होंने कहा कि सपा के ही शासनकाल में आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए थे। योगी ने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आरोप लगाया है और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में सिर्फ ईद और बकरीद के मौके पर ही बिजली आती थी, जबकि होली और दिवाली पर आपूर्ति बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार की योजनाएं राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और योगी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों के दौरान एक भी दंगा नहीं हुआ, ना ही किसी महिला या कारोबारी को प्रताड़ित किया गया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में भी कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए विभिन्न समुदाय के बीच नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। कहा गया कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की सूची में उनके निहित स्वार्थ की झलक मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची देखकर यह स्पष्ट होता है कि ये पार्टी अपराधियों, गुंडों और दंगइयों से खुद को अलग करने के लिए तैयार नहीं है। बसपा के उम्मीदवारों की सूची मुस्लिम लीग के प्रत्याशियों की सूची लगती है। इससे साबित होता है कि ये पार्टियां समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को सम्मान प्रतिनिधित्व नहीं देगी। योगी ने सपा और बसपा के शासन को तानाशाही, आतंक और गुंडागर्दी का पर्याय बताते हुए कहा कि जब भी इन पार्टियों ने शासन किया तब प्रदेश में दंगे हुए। ये भी कहा कि शासनकाल में दंगे की 700 ऐसी घटनाएं हैं जो बसपा के शासनकाल में हुई थी। बता दें आपको कि बीएसपी के शासनकाल में 364 वारदातें हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी लक्ष्मी भी प्रदेश में प्रवेश करने से डरती थी, क्योंकि विकास का धन सपा के इत्र वाले मित्रों द्वारा दीवारों में छुपाकर रख दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बस्ती के पॉलिटेक्निक मैदान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। सभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी चाहे चंपी कर ले, 700 बार उठक बैठक लगा ले, उनको वोट नहीं मिलने वाला है। बस्ती जिले की 5 विधानसभाओं पर छठवें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। इसी दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पॉलिटेक्निक मैदान में सभा को संबोधित किया है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर फौज और पुलिस में भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही बीएड टेट वाले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ जो धोखा हुआ है, हमारी सरकार बनने पर इनका समायोजन किया जाएगा। सपा सरकार में शिक्षा मित्रों का सम्मान हुआ था। बीजेपी सरकार आते ही शिक्षा मित्रों को धोखा मिला है। सरकार आने पर शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि सरकार बनने पर आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और किसानों की सिंचाई की बिल माफ होगा। अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपए महीना, 18,000 साल में पेंशन दी जाएगी और सरकारी कर्मचारी बहुत दिनों से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे थे और हमारी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो करहल का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का चुनाव हार रहे हैं। नड्डा ने जौनपुर और मिर्जापुर में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल हताशापूर्ण भाषण का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी उम्मीदवारी वाली सीट करहल तो हार ही रहे हैं, साथ ही उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव हार रही है। जेपी नड्डा ने आगे अखिलेश यादव को
तंज कसते हुए ये भी कहा कि वो अपनी चुनावी सभाओं में पूछते हैं कि विकास कहाँ है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यूपी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 5 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि 7 हवाई पट्टियों का निर्माण किया जा चुका है। कहा यह भी गया कि इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे और 5 विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, जबकि अखिलेश की सरकार में गरीबी की जमीन पर अवैध रूप से जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया था। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा कि पिछली सरकारों में जो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश के रूप में जाना जाता था, वो आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आगे बढ़ते राज्य के रूप में अब जाना जाता है। आगे ये भी कहा गया कि सपा के शासनकाल में प्रदेश में दंगे की 700 घटनाएं हुई, जबकि मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा जैसी पार्टी की हार नहीं हो सकती, कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है ये। उन्होंने कहा कि सपा आतंकवादियों और माफियाओं तत्वों को प्रश्रय देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चलता है, किसी परिवार या व्यक्ति विशेष का राज नहीं। नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आतंकवादियों को संरक्षण देते थे। उन्होंने कहा कि उनके मुकदमे वापस ले जाते थे, लेकिन साल 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव कोविड-19 रोधी टीके को भाजपा का टीका बताते हुए भड़काने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही वो टीका लगवा लिया। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि आईएएस 191 गैंग की लीडर और मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, जो कि पिछले कई सालों से जेल में बंद है, आज उनको एक राहत भरी खबर मिली है। बता दें गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से ये खबर सामने आई है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज शास्त्र लाइसेंस के मामले में 50,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन अभी वो जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर अभी कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि धारा 21/25 आर्म्स एक्ट का मामला है ये, और जो कि मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज था, जिस पर पुलिस का यह आरोप था कि राइफल और एक DBBL गन मुख्तार अंसारी के नाम से है और वो उसे अपने पास रखते हैं, जबकि मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद है। ये मुकदमा अप्रैल 2021 में मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में DBBL गन के मामले में चार्जशीट विवेकाचुक द्वारा लगाई गई। जब इस गन की बात की गई तो इस गन के लाइसेंस पर 1990 में दंडाधिकारी CBSEI वाराणसी अशफाक अहमद के द्वारा दर्ज कराया गया मामला था। इसमें चार्जशीट भी दाखिल कर लिया गया था, लेकिन मुख्तार के वकील ने बताया कि इस मामले में 20 अप्रैल 2015 को जमानत हो गई थी। फिर उसी DBBL गन लाइसेंसी नंबर पर दोबारा से मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया गया था, जिस पर आज न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गाजीपुर राम सधु ने कोर्ट के मुख्तार अंसारी के वकील के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। कोर्ट द्वारा 50,000 के व्यक्तिगत बंद पत्र और उतने ही धनराशि को 2 जमानत से संबोधित मजिस्ट्रेट न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल किए जाने पर उन्हें जमानत देने की बात कही। महाशिवरात्रि पर्व पर सुबह से ही जनपद एटा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर पर कांवड़ियों का तांता लगा रहा। वहीं भारी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पर पहुंचे और पूजा अर्चना करी गई। ऐसे में पुलिस सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर के आसपास तैनात है। जहां मंदिर फूलों से सजा हुआ है, लेकिन लाइटों से भी मंदिर जगमगा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार महापर्व इसे माना जाता है। जनपद का कैलाश मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और इसका निर्माण 1924 में राजा दिलखुश राय बहादुर द्वारा करवाया गया था। मंदिर की खासियत यह है कि भारत का यह सबसे ऊंचा चतुर्मुखी शिव मंदिर है। धरातल से मंदिर की चोटी की ऊंचाई 200 फुट
और धरातल से मंदिर की चतुर्मुखी शिवलिंग की ऊंचाई 125 फुट है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इतनी ऊंचाई वाला चतुर्मुखी शिव मंदिर मौजूद ही नहीं है। ऐसे में एटा के कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि धरातल से मंदिर तक शिवलिंग पूरी तरह से ठोस है और उसमें किसी भी तरह का खोखलापन नहीं है। देखते हैं कि मंदिर में लोगों से बात करने पहुंचे हमारे रिपोर्टर कपिल पराशर की एक खास रिपोर्ट। मौजूद हूँ जनपद एटा के सुप्रसिद्ध एवं अति प्राचीन कैलाश मंदिर पर। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और लगातार आप देखिए भक्त हर्षोल्लास से लगातार अपने घर से निकल कर आ रहे हैं और भगवान शिव पर जलाभिषेक करके अपनी मनौती मांग रहे हैं। सुबह से ही कांवड़ियों का आना लगातार जारी है। देखिए आप जिस तरह भीड़ देख सकते हैं, मैं बताऊंगा भीड़ देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए गए हैं, पुलिस तैनात है, मंदिर प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था की है। मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया है, जगह जगह फूल मालाएं लगाई गई हैं। आप देखिए झालरों का मंदिर एक अद्भुत छटा बिखेर रहा है। आपको जैसा बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्त लगातार इस मंदिर में आते हैं। सबसे बड़ी मान्यता इस मंदिर की ये भी है कि जो भी भक्त यहाँ आकर अपनी मनौती मांगता है उसकी मान्यता पूरी होती है। मैं आपको ये बता दूं, आज महाशिवरात्रि के पर्व पर साथ साथ हर सोमवार को भी भक्त यहाँ आते हैं और यहाँ वैसे ही मेले का आयोजन होता है और लोग प्रसाद लेकर लगातार प्रसाद वितरण करते हैं। जैसा कि आपको दिखा दें, भक्त लगातार हमारे साथ मौजूद है। लंबी कतार बहुत लंबी कतार लगी है क्योंकि जनपद एटा का सबसे पुराना मंदिर है। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। अच्छा योगेश जी, आप सुबह से लाइन में लगे हैं, यहाँ पर आए, क्या मनोकामना लेके आए आप अपनी? मनोकामना हर किसी की मांगनी होती है, हम भी कुछ मांगने आए हैं। देखिए जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे साथ भक्त जुड़े हुए थे। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, इस मंदिर की जो ऊंचाई है धरातल से लेकर इस मंदिर की जो चोटी तक ऊंचाई है वो 200 फुट है। हम आपको बता दें इस धरातल से लेकर मूर्ति की चौमुखी मूर्ति की जो ऊंचाई है वो लगभग 125 फुट है। अति प्राचीन मंदिर है। राजा दिलसुख राय बहादुर द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर को सन 1924 को बनाया गया था। ये मंदिर अति पुराना है और पुराने के साथ साथ मनकामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भक्त लगातार आते हैं और आज महाशिवरात्रि का पर्व है। पुलिस को खासा व्यवस्था करनी पड़ी है, जगह जगह जाम भी लगे हैं। लगातार हमारे साथ भक्त मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी, लाल सिंह। आप यहाँ आए हैं? हाँ, ड्यूटी पे आए। ड्यूटी पे आप तो मतलब यहाँ भक्त किस तरह भक्त आ रहे हैं? काफी हो गए, सुबह से काफी भीड़ हो गई थी, काफी भीड़ कम हो गई है। जैसा कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा लगातार दिखाइए, ऊपर भक्तों का हजूम बना हुआ है, लगातार भक्त आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। जो महिलाएं श्रद्धालु हैं उनके लिए महिला कांस्टेबल भी यहाँ तैनात की गई है, लगातार उनकी तैनाती बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह मैं आपको बता दूं, इस मंदिर धरातल से इस मंदिर की सीढ़ियों की ऊंचाई जो है वो लगभग मंदिर की सीढ़ियां जो है वो 108 मंदिर की सीढ़ियां बताई जाती है। कई इंतजाम किए गए हैं जिस तरह मंदिर को बनाया गया है। आपको यही बता दूं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद चौमुखी शिवलिंग का उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो इस मंदिर लगातार भीड़ बनी हुई है। तो वहीं पिछले 2 साल कोरोना के चलते पूरा पाने से आहत थे। ऐसे में मंगलवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धा और उत्साह के साथ ही परिवार के सभी लोगों ने भोलेनाथ का अभिषेक कर मंगल कामनाएं की। शहर से लेकर देहात तक हर हर महादेव और बोल बम से शिवालय गूंज उठा। मेरठ के प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर में दूर दूर तक श्रद्धालुओं की कतारें लगी देखी गईं। सोमवार रात से ही मंदिर में अभिषेक शुरू हो गया और सुबह 5 बजे बाबा के श्रृंगार के बाद जो अभिषेक शुरू हुआ तो दिन भर श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सभी शिव भक्तों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। तो वहीं शिव भक्तों ने अपनी अपनी मनोकामना को लेकर दर्शन किए और जलाभिषेक किए। देखते हैं मंदिर से हमारे रिपोर्टर शाहिद मंसूरी की ये खास रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि के मौके पर जो है विभिन्न मंदिरों के अंदर जो है ना जलाभिषेक किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है औघड़नाथ शिव मंदिर के अंदर, जहां आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग सुबह से ही जो है अपने जलाभिषेक का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से लोग जो है ना अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो जो है जलाभिषेक करेंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है कि वो इस बात की आज कुछ मनोकामनाएं लेकर आया और क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? संस्कृति। जिस तरीके से 2 साल के बाद आज भी महापर्व मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर आपकी क्या विचार? मैं तो पहली बार मेरठ आई हूँ, बहुत अच्छा लगा ये मंदिर देख के। ये
2 साल बाद इंदौर से आई हूँ मैं स्पेशली यहाँ पे। काफी अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। यहाँ की शिवरात्रि के मौके पर आपको क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई हम किस तरीके से आप जो है ना महाशिवरात्रि मना रहे हैं? कुछ नया है, कुछ बड़ा है। मैं उज्जैन से आई हूँ, महाकाल के दर्शन करके भी आई हूँ, पर यहाँ आके भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून सा मिल रहा है, अच्छे मनाया जा रहा है बहुत अच्छे से। देखिए जैसा कि आपने देखा और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सब लोग जो है इस बार कोरोना काल के बाद जिस तरीके से महाशिवरात्रि का मनाया जा रहा है, लोग बहुत ही खुश हैं। आइए हम औरों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा प्रगति यादव। आज जिस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सब्जी मिला के सब्जी बहुत अच्छे है, मेरी मनोकामना पूरी हो। जी जैसा कि आपने देखा और भी लोग बहुत खुश है इस बार जिस तरीके से 2 साल के बाद कोरोना काल के बाद जो है ना महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के भी काफ़ी जो है इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जवान किस तरीके से जो है जगह जगह जाकर सब जगह अपना निगाह बनाए हुए हैं और लोग काफ़ी इस वक्त जो है काफ़ी खुश हैं कि इतने टाइम के बाद जो है वो महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। तो वहीं आगरा के ताजमहल के करीब से एक विमान निकला है। विमान देख सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और ताजमहल के यमुना किनारे के मीनार के करीब से ये विमान निकला है। इसे देखकर आपको बता दें CISF के जवान और पर्यटक भी हैरान हो गए। दरअसल नो फ्लाई जोन में विमान नहीं पहुंच सकता और ताजमहल के आसपास ड्रोन उड़ाना भी बैन है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल कर रही हैं कि ये हवाई जहाज आखिर कहां से आया और इसे कौन उड़ा रहा था। अब आपको बता दें कि सोमवार को शाहजहां के उर्स का दूसरा दिन था, जिसके चलते भारी संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने के लिए पहुंचे। ताजमहल के आसपास नो फ्लाइंग जोन के चलते कोई भी हवाई जहाज इतने पास से उड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अचानक जब एक हवाई जहाज ताजमहल के पास से उड़ता हुआ निकला तो वहां मौजूद पर्यटक भी हड़कंप मच गया। इसी के बाद तुरंत ताजमहल पर तैनात सिक्योरिटी भी चौकन्ना हो गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जहाज नो फ्लाइंग जोन में कैसे आया।